वैसे तो स्पर्म जो बात होती है, अगर हम शुक्राणु की बात करते हैं तो वो किस प्रकार की कोशिका है। एक बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्पर्म जो होते हैं ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। हम पहले पढ़ चुके इसके बारे में थोड़ा सा। शुक्राणु की संरचना के बारे में सबसे पहली बार किसने देखा था? मैंने बताया था आपको। किसने देखा था? ममता। शुक्राणु की संरचना, हाँ, जिसने आरबीसी वगैरह की बिल्कुल की है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो 40% कैसे होने चाहिए? तीव्र गतिशील। यहाँ पर तीव्र वर्ड जरूर लिख लीजिएगा, तीव्र गतिशील होने चाहिए। एक बात यहाँ पर और याद रखना, शुक्राणु मानव शरीर की इनको भी नमस्कार। सबसे छोटी कोशिका है। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, और जो कि किस में होती है? मेल में होती है। जो कि किस में होती है? मेल यानी कि पुरुष में होती है। फिर दूसरी बात आप याद रखिएगा, ये कैसी होती है? मोर्टाइल होती है, यानी कि कैसी होती है? इसमें गतिशील होती है। अगर आपसे पूछे किस प्रकार की कोशिका, तो आप बोलेंगे ये गतिशील होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि स्पर्म कहाँ जाता है? ओवम के पास आता है, मतलब जो ओव्यूल होता है उसके पास आता है। ठीक है, तो अगला फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है इसमें, sperm is a morsel, मतलब गतिशील। sperm is a morsel सेल भी लिख सकते हैं आप, जैसा भी चाहो। फिर मैंने आपको लिखा था इसका खोज किसने किया था, या इसकी संरचना लिख लो। स्पर्म की संरचना को, स्पर्म की संरचना को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, स्पर्म की संरचना को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा। और आप जानते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने और क्या क्या काम किए थे, बताइए। एक तो आरबीसी खोज करी, प्रोटोजोआ, बिल्कुल, हाँ, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और क्या किया था इन्होंने? बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया की खोज करी। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जीवाणु विज्ञान का पिता भी किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, अब मैं इसका आपको लिखे दे रही हूँ कि इसमें जो इसका साइज होता है वो कैसा होता है। और अभी तुमने शेप की बात कर ली थी, तो चम्मच के समान होता है। साइज होता है 0.05 मिलीमीटर। इसका साइज बहुत छोटा, समझ रहे हैं ना? ये इसी को आप कह सकते हैं 50 माइक्रोमीटर। 50 माइक्रोमीटर क्या होता है इसका साइज। ठीक है, बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा है। और इसका जो मूवमेंट होता है, इसमें गति कैसे होती है? तो मूवमेंट यानी कि गति कितनी तेजी से जाता है? गति या मूवमेंट, तो ये होता है 4 मिलीमीटर प्रति मिनट, पर मिनट। कितना होता है? 4 मिलीमीटर प्रति मिनट। और इसकी जो आपको पता है, इसकी जो अवधि होती है, इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो हाँ, हाँ, 48 से लेकर लगभग 72 घंटे। ठीक है, इसका जो जीवन काल होता है, और देखो अलग अलग लोग अलग अलग बता देते हैं, लेकिन आप जैसे 12th की किताब पढ़ेंगे तो 72 घंटे, 48 से। फिर तुम क्वेश्चन सोल्व करना तो देखना क्या दे रहा है। ठीक है, इनका जीवन काल 48 से कितना होता है? 72 घंटे होता है। अच्छा, एक और बात, एक मैं आपसे एक फैक्ट पूछती हूँ कि सीमन क्या होता है? व्हाट इज सीमन? तो आप बोलोगे स्पर्म प्लस, मतलब शुक्राणु
और सेमिनल प्लाज्मा, एक द्रव होता है व्हाइट व्हाइट, सेमिनल देखो सीमन को हिंदी में क्या कहते हैं, वीर कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रख लीजिएगा कि सीमन क्या होता है, तो आप कहेंगे स्पर्म यानी कि शुक्राणु प्लस सेमिनल प्लाज्मा। इसको हिंदी में लिख दिया मैंने, इंग्लिश में लिख दी दोनों ही। और कोई इफेक्ट तो नहीं रह गया अपना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझो, अभी जितनी चीज देखी जल्दी से रिकॉल कर लो, उसको याद कर लो बिल्कुल तुरंत हाथों हाथ। सबसे पहले हमने क्या देखा, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, चम्मच के आकार का। इसकी संख्या लगभग कितनी होती है पर एजुकुलेशन, तो ये कितनी होती है 20 से 30 करोड़ होती है, ठीक है। और कितने से कम नहीं होनी चाहिए संख्या, 6 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि जो टोटल स्पर्म होते हैं उनमें से 60% स्पर्म कैसे होने चाहिए, एक फिक्स्ड शेप में होने चाहिए। और इसमें 40% स्पर्म कैसे होने चाहिए, उनमें तीव्र गतिशीलता होने चाहिए, ओके। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। तुम लोगों ने पिक्चर देखी होगी 3 इडियट्स मूवी, तो उसमें वो वायरस जिसको बोलते, क्या नाम था उसका प्रोफेसर का, वीरेन सहस्त्रबुद्धे जो भी नाम था, ठीक है। तो बोलता है ना कि रेस है, दुनिया रेस है, रेस में भागोगे तो इसे जैसे बच्चा भी होता तो स्पर्म क्या होते, रेस लगाते हैं, ठीक है। जो पहले पहुंच जाता है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो मतलब आप ऐसे में याद करने के लिए बोल रहे हैं आपको, ये कैसे होती है, एक गतिशील होती है, ओके ठीक है। फिर हमने इसकी गति भी लिखी हुई यहाँ पर, चलो। फिर स्पर्म इज अ मोर्टाइल सेल, ठीक है। ये कैसे होती है, गतिशील कोशिका होती है, बिल्कुल। स्पर्म की संरचना को सबसे पहली बार एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने देखा था, और ये बहुत सारी चीज़ें करी थी, जीवाणु खोज करी थी एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। इन्होंने आरबीसी खोज की, इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज करी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, इतने सारे काम करे, ठीक है इन्होंने। फिर इवन जीवित कोशिका को भी इन्होंने देखा था, आपको याद होगा अगर, है ना, जीवित कोशिका को भी इन्होंने देखा था, तालाब की मिट्टी में देखा था। साइज कितना होता है, 0.05 मिलीमीटर, यानी कि 50 माइक्रोमीटर क्या होता है इसका साइज होता है, बहुत छोटा होता। हम इतना छोटा था कि नग नाखों से आप क्या उसके शेप को देख सकते, नहीं देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे उसका संरचना देखने वाले हैं। और मूवमेंट कितना होता है, तो 4 मिलीमीटर प्रति मिनट होता है। जीवन काल 48 से लगभग 72 घंटे होता है। सीमन क्या होता है, तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा को हम सीमन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक, चलो अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी स्ट्रक्चर। लिख गया इतना, चलो यहाँ मैं संरचना बना रही हूँ, शुक्राणु की संरचना। इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, माफ कीजिएगा 4 भाग होते हैं वैसे, 4 भाग। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ स्पर्म। फर्स्ट वन हेड, पहला कौन सा कहलाता है, हेड। हेड मतलब क्या, सिर, बिल्कुल। सेकंड वन इज नेक, इसे बोलते हैं गर्दन या ग्रीवा कहते हैं। फिर ये मतलब बहुत सही बात है कि हाँ मतलब ये सही है। जैसे कई बार पूछती हूँ जब बच्चों को नहीं पता, कोई जो शाखा में पूछ रही होती है कि भाई इसका दिन क्या होता है, तो मैंने कहते कुछ तो पूछा, मैंने कुछ पूछा बच्चों से, एक बहुत फनी उसने आंसर दिया। हाँ मैंने कहा रोगों का अध्ययन, तो बोलता रोगाडुलॉजी। मैंने कहा बहुत बढ़िया अपनी क्लास है ना, मैंने कहा ये सही है। मिडिल पीस, थर्ड वन इज मिडिल पीस, मिडिल पीस, ठीक है। और टेल, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मिडिल पीस और टेल, टेल मतलब पूछ होता है ना। अब इसको मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अच्छी बात है कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें, थोड़ा सा पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आप जब दोबारा खुद से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगी समझने के बाद। देखो मैं यहाँ पे संरचना बना रही इसकी, ठीक है।
इस टाइप का हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक तो बीच में यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, इसको पीले कलर से बनाते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता कि मैं पीले कलर का इस्तेमाल करूं, उसे जिस कलर का होना कलर का हो जाता है ना। हाँ देखो, अब ये हो गया कौन सा वाला भाग, हेड, तो मैं लिखे दे रही हूँ, ये हो गया आपका, इसको यहाँ कर देते हैं, हेड यानी कि सिर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से ले लेते पर इस कलर से ले लेते, चलो हाँ ये ठीक है। हाँ सही है, ठीक है, बनाते जाओ साथ में। आज ममता को बहुत हंसी आ रही, क्या हुआ ममता, खुश खुश, वैसे खुशी, वैसे जीवन में खुशी रहना चाहिए, बात सही है, क्योंकि सब व्यर्थ है, बाकी सब जितने दिन हमने अच्छे से गुजार लिए यहाँ पर वही सबसे बेस्ट है। एक मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, शायद ओशो की पढ़ी थी, किसी की तो पढ़ी थी, ओशो का नाम आप लोग जानते होंगे, आई थिंक ओशो को जानते होंगे आप लोग, ओशो को नहीं जानते फिर तुम दुनिया में हो क्यों। आचार्य रजनीश, सेक्स गुरु कहते हैं उनको, पता है आपको, जबकि ऐसा नहीं है, उनको पढ़ो तो एक बार, किसी को बिना जाने ही आपने जज कर दिया, गलत चीज है ना। चलो इस सेंट्रल को एक अलग कलर ले लेते अपन, ये वाला रेड कर देते ऊपर वाला, और नीचे वाला इसको वाइट कर देते हैं, फिर ठीक रहेगा। ये अलग अलग दिख जाएंगे ना। ओके सो ये पार्ट जो होता है, ये इधर ये वाला, ये ग्रीवा नेक कहलाता है, नेक, दिस पार्ट इज कॉल्ड मिडिल पीस, मिडिल पीस, ओके, और दिस पार्ट इज कॉल्ड टेल, क्या कहलाता है ये, पूछ, टेल, यस ये कहलाता है, टेल कहलाता है। ये है हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, न्यूक्लियस, यहाँ पर इसको अलग कलर बना देते थोड़ा, फिर सही रहेगा आई थिंक। एक्रोसोम, कौन सा होता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम, ये ऊपर वाला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, मैं हिंदी वर्ड भी लिख दूंगी इनके, ठीक है, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, अब सेंट्रियोल तो आप समझते हैं, तारक केंद्र, और ये डिस्टल, ये व्हाइट वाला डिस्टल, डिस्टल सेंट्रियोल, ये आपका एक्सोन, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ठीक है, और आपका ये एक्सोन, सॉरी माफ कीजिए, एक्सियल, 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 एक्सियल फिलामेंट, एक्सोन तो आपके उसमें होते थे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन, उसमें भी जो सीधी संरचना होती है उसको एक्सोन कहते थे, यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट,
बना लिया क्या? ओके, मैं थोड़े फोटो खींच ले इसकी, समझ में आ जाएगा। देखना, आपको गलती नहीं होगी, मतलब प्रश्न आप बना लोगे फिर। तो इस सर का कैमरा और इसे बोलते हैं एक्स प्रोक्सिमल को समीपस्थ तारक केंद्र बोलते हैं इसको। मैं लिख दे रही हूँ, समीपस्थ तारक केंद्र, और इसको दूरस्थ दूरस्थ तारक केंद्र। अब वो तारक केंद्र तुम लिख लेना साथ में। ये डल गया स्टेटस में। चलो, हो गया, बन गया, संगीता हो गया। करें, आप समझते इसको। देखो, अब सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं? हेड के बारे में। देखो, जो हेड होता है, ये सिर होता है, आप देख पा रहे हैं इसको, है ना। हेड जो होता है, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक होता है न्यूक्लियस, ये देख रहे हैं आपको, एक होता है एक्रोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेड के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पर। इसके दो भाग होते हैं। सो पहला कौन सा होता है? न्यूक्लियस। एक तरफ न्यूक्लियस, एक तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लिख लो। वैसे भी तुमसे वहां थ्योरी नहीं पूछने वाला वो, वन डे आपके सब फैक्ट आपको लगाना, टेक करना। और दूसरा एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम को बोलते हैं क्या? अग्रपिंड। अग्रपिंड। तुमने कोशिका पढ़ा था अपन ने, अब तुम्हें याद होना चाहिए कि अपन ने एक पॉइंट में लिखवाया था आपको कि शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण डॉट डॉट कोशिका का ये अंग करता है। ये प्रश्न देखो, मैं पढ़ा चुकी हूँ तुमको, क्योंकि तुम देखो तो मिलेगा यार। कहीं तो पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है अब ये तुम मुझे बताओगे, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। यहाँ देखो, तो कहीं तो पढ़ा है। तो न्यूक्लियस के बारे में देखो, सबसे पहले समझो तो ये कैसा होता है? जेनेटिक, अनुवांशिक पदार्थ होता है। कैसा होता है? ये अनुवांशिक पदार्थ होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब ये अनुवांशिक पदार्थ है चूंकि, तो इसमें क्या होते हैं? इसमें डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, आप जानते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? आपके न्यूक्लियस में। ठीक है, और न्यूक्लियस की जो खासियत होती है, ये कैसे होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एक गुणित होते हैं। कैसे होते हैं? एक गुणित होते हैं। ये एक, हाँ, क्या? वो बेटा अब अलग गलत पहुंच गए, गलत पहुंच गए आप। कोई बात नहीं, वो आप पता है, आप पहुंच गए माइटोकॉन्ड्रिया में। अंडे का पीला भाग और स्पर्म का मध्य भाग,
मध्य भाग आ गया। चलो, तो क्या लिखा आपने, न्यूक्लियस केंद्र के अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं, और ये कैसे होते हैं, एक गुणित होते हैं। हैप्लॉइड, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। एक डिप्लॉइड आपने सुना होगा, एक हैप्लॉइड। अब समझाऊंगी मैं आपको उनको, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है आपका, एक्रोसोम, यानी कि अग्रपिंड कहते हैं, और ये कैसे होते हैं, टोपी नुमा होते हैं। ये कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा आपका एक्रोसोम, ये अग्रपिंड, ठीक है। तो किस प्रकार की संरचना होती है, टोपी नुमा संरचना होती है। तो यह है टोपी नुमा यह टोपी नुमा संरचना होती है, यह टोपी नुमा संरचना होती है। इसका निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। आया याद कुछ कि अभी भी नहीं आया, ममता? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गोल्जी बॉडी, कम से कम बोला तो सही। किसने खोज करी थी गोल्जी बॉडी की, कैमिलो गोल्जी में। किस में देखा था सबसे पहली बार, उल्लू और बिल्ली की न्यूरॉन में देखा था इन्होंने, ठीक है। ये कैसे होते, टोपीनुमा संरचना होती है, इसका निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। इसकी खासियत ये होती है कि स्पर्म लाइसिन यहाँ से स्त्रावित होते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, इससे स्पर्म लाइसिन स्त्रावित होते हैं, इससे स्पर्म लाइसिन क्या होते हैं, स्त्रावित होते हैं। पता है इनका महत्वपूर्ण काम क्या होता है अग्रपिंड का, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब फर्टिलाइजेशन देखो क्या होता है, मैं बता रही तुमको, तुम जानते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, ये ओवम है, ठीक है। क्या है, ओवम। ओवम मतलब क्या होता है, अंडाणु होता है। और अंडाणु जो होता है, इसके पास क्या आएगा, इसके पास स्पर्म आएगा। क्या आएगा, इसके पास स्पर्म आएगा, ठीक है। तो स्पर्म में यहाँ पर क्या होता है, अग्रपिंड होता है। तो अग्रपिंड का काम ये होता है, जो अंड झिल्ली होती है, अंडे की जो झिल्ली होती है, उसको क्या कर देता है, ये तोड़ने का काम करता है। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि जो ओवम होता है, अंडे की झिल्ली को, सॉरी, अंडे की झिल्ली को तोड़ने का काम कौन करता है, तो हम क्या कहेंगे, स्पर्म का अग्रपिंड। कौन सा करता है, अग्रपिंड करता है। तो ये बात तुम्हें यहाँ पर याद रखनी है। तो हम एक्रोसोम का, ये इतनी समझ में आ रही है, ये जो होता है ना, ये अंडा देखो, ये स्पर्म क्या करेगा, इसको तोड़ देगा और इसके अंदर भीतर क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। फिर ये क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे और निर्माण कर लेंगे किसका, जाइगोट का निर्माण करेंगे। जाइगोट डेवलप हो जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाएगा, और भ्रूण फिर बन के बच्चा बन जाएगा। आ रही बात समझ में, चलो। तो अब मैं लिखे भी दे रही हूँ, ये निषेचन के वक्त एक्रोसोम में, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे लिख दूं क्या, आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। ये निषेचन के वक्त, यानी कि फर्टिलाइजेशन के समय, अंड झिल्ली को तोड़ने का कार्य करते हैं। जब तोड़ेगा तभी तो अंदर जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। तो ये काम किसका होता है, एक्रोसोम का होता है। हो गया,
इस तरह देखो हमने क्या देखा, हमने एक पार्ट कवर कर लिया। हमने स्पर्म का देखा, सबसे पहले किसके बारे में देखा, हेड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखा हमने, हेड के बारे में। ये वाला हिस्सा आपका हेड कहलाता है। और हेड के बारे में हमने क्या देखा, हेड जो होता है इसके दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, और दूसरा कौन सा होता है इसका, दूसरा होता है आपका एक्रोसोम। ये अनुवांशिक पदार्थ होता है और जो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। दूसरी बात ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और आप जानते हैं ये मिलकर और आपका चूंकि ओवम भी कैसा हैप्लॉइड होता है तो मिलकर द्विगुणित हो जाते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पर एक्रोसोम के बारे में क्या देखा, ये टोपीनुमा संरचना होती है और इसका निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा इससे स्पर्म लाइसिन क्या होते हैं, स्त्रावित होते हैं। और तीसरी बात जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निषेचन के वक्त यानी कि फर्टिलाइजेशन के समय अंड झिल्ली को तोड़ने का काम कौन करता है, तो आप टिक कर देंगे, ये करता है आपका एक्रोसोम, ये काम करता है। ठीक है, एक नोट करके पॉइंट लिखो, संपूर्ण संपूर्ण शुक्राणु संपूर्ण शुक्राणु नोट संपूर्ण शुक्राणु प्लाज्मा झिल्ली द्वारा प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। संपूर्ण शुक्राणु प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। ओके, ये फैक्टर तुम्हें याद रखना। तो इस तरह से हमारा एक भाग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट अपना कौन सा है, देखो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका नेक यानी कि ग्रीवा, छोटा सा पार्ट होता है। कौन सा, ग्रीवा। मिडिल पेस और टेल ये बड़े पार्ट है। हाँ, तो अगला हम ले रहे हैं कौन सा, नेक। नेक, गर्दन या ग्रीवा, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीवा कहते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ग्रीवा में क्या क्या खासियत थी। ये जो ग्रीवा होता है यहाँ पर दो तारक केंद्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्योंकि यहाँ से लेकर मैंने यहीं तक लिया ना इसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो तारक केंद्र। तारक केंद्र मतलब क्या होता है, सेंट्रियोल। आपको याद है हम लोगों ने जब कोशिका पढ़ा था, कोशिका को पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कोशिका के बिना हम चीजें नहीं समझ सकते हैं। तो हमने देखा था जो सेंट्रियोल होता है ये सेल डिवीजन के समय क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करता है। और फिर वो आप देखे वो ध्रुव पोल्स पर पहुंच जाते थे, राइट, वो सेंट्रियोल वहां पर, यस, वहां पर क्रोमोसोम चिपक जाते थे तो वो स्पिंडल का निर्माण कर देते। फिर वापस से वो क्या हो जाते, दो अलग से सेंट्रोसोम का निर्माण कर लेते थे और कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती थी। ठीक है, तो ये जो आपका नेक होता है, यहाँ पर तुम्हें जो बात मेन याद रखनी है कि इसके अंदर दो सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखे दे रही हूँ, इसके अंदर, इसके भीतर या अंदर, इसके अंदर दो, इसके अंदर दो सेंट्रियोल यानी कि तारक केंद्र उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो एक दूसरे से क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रियोल कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जिसे हम क्या कहते हैं, समीपस्थ तारक केंद्र। बिल्कुल, समीपस्थ तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र। तो उसमें लिखिएगा निषेचन के वक्त यह अंडे को दे दिया जाता है। निषेचन के वक्त यह
अंडे को दे दिया जाता है। निषेचन के वक्त यह अंडे को दे दिया जाता है। कौन सा वाला? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है? तो दूसरा हमारा है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल, अरे यार, हाँ, इसे बोलते हैं दूरस्थ तारक केंद्र। दूरस्थ तारक केंद्र, और यह एक्सियल फिलामेंट बनाता है। क्या बनाता है? ये एक्सियल फिलामेंट बनाता है। तो यह एक्सियल फिलामेंट बनाता है। ठीक है, क्या करता है? ये एक्सियल फिलामेंट को बनाता है। ठीक है, यहाँ तक। तो इस तरह से हमने किसके बारे में भी देख लिया? नेक के बारे में। क्या देखा कि इसके अंदर दो सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे से कितने 90 डिग्री का क्या करते हैं? ये 90 डिग्री कोण बनाते हुए उपस्थित होते हैं। बिल्कुल। दूसरा, ये दो प्रकार के होते हैं सेंट्रियोल भी। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है जो कि क्या काम करता है? निषेचन के वक्त अंडे को दे दिया जाता है। और दूसरा क्या होता है? सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, यह दूरस्थ तारक केंद्र, और यह क्या काम करता है? एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। तो ये किसके बारे में हो गया? आपका ग्रीवा के बारे में हो गया। और तीसरा हमारा कौन सा बचा है अब? मिडिल पे, सॉरी, क्या मिडिल पीस, इसे क्या बोलते हैं? मिडिल पीस। इसको मिटा दो ना, ये क्या भाई काम का है? मिडिल पीस। थर्ड, ये मध्य भाग कह सकते हैं आप इसे, है कि नहीं? हिंदी में स्पेलिंग यही रहेगी। बस एक सेकंड ना, अर्जेंट कॉल है, एक सेकंड ना। पीस ले रहे हैं। देखो मिडिल पीस जो होता है, ये आपका जो आपको पता है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है आपका, ये एक्सियल फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये देखो यहाँ से एक्सियल फिलामेंट भी जा रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? स्पाइरल नुमा संरचना दिखाई दे रही है, जिनको हम रेड कलर से बनाया हुआ है। इन्हें हम क्या कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। एक्चुअली जो आपका जो क्या बोलते हैं मिडिल पीस होता है, ये इसको जो शुक्राणु को गति देने का, ऊर्जा देने का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा? ये जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होते हैं, ये क्या करते हैं? इसको गति प्रदान करने का काम करते हैं। किसको? स्पर्म यानी कि शुक्राणु को। ठीक है, तो चलो यहाँ पर, तो इसमें लिखो, लिखो, इसमें अक्षीय तंतु मतलब एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं। अभी जस्ट बताया ना मैंने, इसमें एक्सियल फिलामेंट मतलब अक्षीय, हिंदी में चाहो तो लिख लो, वैसे हिंदी जरूरी नहीं है। अक्षीय तंतु पाए जाते हैं, इसमें अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात लिखिएगा, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म की एक पतली परत पाई जाती है, परत पाई जाती है। इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म की एक पतली परत पाई जाती है, जिसे मैनचेट, जिसे लिख सकते हैं यहाँ पर भी मैनचेट,
ठीक है। इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, एक पतली परत पाई जाती है जिसे मैनचेट कहा जाता है, जिसे मैनचेट कहा जाता है। हो सकता पूछ ले इस टाइप का प्रश्न भी अंदर डीप में जाए तो, जिसे मैनचेट कहा जाता है। अगला, शुक्राणु को यानी कि स्पर्म को, शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा, गति के लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के रूप में होती है। ठीक है, स्पाइरल के रूप में होती है। ये वाली मैंने आपको जस्ट दिखाया था, ये देखो, ये आपका मिडिल पीस है, ये हमारा कौन सा है, मिडिल पीस है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, ये रेड, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होते हैं। ठीक है, यही वास्तव में क्या करते हैं, शुक्राणु को मूवमेंट के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, और जो मिडिल पीस होता है, इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर पतली सी क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनचेट कहते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया। तो शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रदान की जाती है, जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के रूप में जाना जाता है, जो यहाँ पर से लिख देते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के रूप में जाना जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, नेक। फिर आपका आ जाएगा नेक के बाद सॉरी टेल। अब कौन सा आ जाएगा अपना, टेल आ जाएगा। और टेल आप जानते हैं क्या बोलते हैं, पूंछ कहते हैं। टेल इसे क्या बोलते हैं, पूंछ कहते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं आपको पता है, इसमें भी क्या होते हैं आपके एक्सियल फिलामेंट होते हैं। देखो यहाँ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपके ये पूरे यहाँ तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं। मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पर भी लिख दे रही लो, ये भी क्या है, एक्सियल फिलामेंट। इसमें लिख लो, लिख ही लो, लिखो, मानव का शुक्राणु मोर्टाइल यानी गतिशील होता है। मानव का शुक्राणु मोर्टाइल यानी कि गतिशील होता है। मानव का शुक्राणु गतिशील होता है, बिल्कुल, तभी तो वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है ओवम के पास। दूसरी बात, इसमें भी एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं। लिख लिया क्या, इसमें भी, जो कि मैंने आपको बता दिया था, इसमें भी एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं। इसमें भी एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, एक प्रश्न है जो कई बार पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है, तो चाहो तो नोट करके भी लिख सकते हो। अच्छा, एक बार बात बता देना चाहती तुमको, जो एस्केरिस होती ना, जिसको राउंड वॉर्म या गोल कृमि कहा जाता है, हाँ, तो उसका जो स्पर्म होता है उसमें टेल नहीं पाई जाती। कभी ऐसा पूछ ले, बता ऐसा कौन सा अपवाद है जिसके बाकी सभी के स्पर्म में क्या होते हैं, टेल भी पाई जाती है। तो लिख, यहाँ पर चाहो तो लिख लो, अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद, एक्सेप्शन, एस्केरिस लिख दो क्या, एस्केरिस, फिर अंकल का फोन आ गया, एक मिनट, एस्केरिस,
कि अब उस दिन तो सेंड नहीं बता रहा था, पास सेंड बता रहा है यार। मेरा तो वो दे दे रहा है, इनका नहीं दे रहा ना उनका। चलो बस एक दो थोड़ा 2 मिनट करेगा, मैं सोच ढंग से बात कर लेती यार। चलिए जरा सा लगे, एक पॉइंट लिखो इसमें, बस ये खत्म हो गई संरचना इसकी, बस मुझे रिकॉल कराना आपको। चलिए हाँ लिखिए, देखिए शुक्राणु का योग्यता अर्जन, नेक्स्ट पॉइंट नोट करके, नोट, शुक्राणु का योग्यता अर्जन, योग्यता, ये नीट में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। शुक्राणु का योग्यता अर्जन, कैपेसिएशन, 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 शुक्राणु का योग्यता अर्जन कहाँ पर होता है? शुक्राणु का योग्यता अर्जन कहाँ पर होता है? डैश, मादा जनन पथ के अंदर, मादा जनन पथ के अंदर। शुक्राणु का योग्यता अर्जन कहाँ पर होता है? डैश, मादा जनन पथ के अंदर, जिसे बोलते फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल इंग्लिश में जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। हम जल्दी से फटाफट से रिकॉल कर लेते सारा एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा? शुक्राणु के बारे में हमने देखा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। किसने खोज करी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी। फिर दूसरी बात हमने देखी थी, इसका क्या शेप, कैसा होता है इसका शेप, चम्मच के आकार का होता है। साइज कितना होता है? तो 0.05 मिलीमीटर, या आप बोल सकते हैं 50 माइक्रोमीटर होता है। ओके, और इनकी जो संख्या होती है, जब पुरुष एजुकेट होता था, डिस्चार्ज होता, तो उस दौरान कितने स्पर्म निकलते हैं उसमें? हाँ, 20 से लगभग 30 करोड़ होते हैं, जिनमें से 80% जीवित होते हैं और कुछ कैसे होते हैं उसमें मृत और खराब छोटे, कुछ बेचारे बीमारे, कैसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और आप जानते हैं जो टोटल एजुकेशन हुआ उसमें से शर्त ये भी है कि 60% कैसे होने चाहिए? एक प्रॉपर शेप में होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, और 40% कैसे होने चाहिए? उनमें से तीव्र गति वाले होने चाहिए, ठीक है। ये बात हमने देख ली थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था इसमें? और कुछ फैक्ट देखे थे क्या अपन ने? हाँ हाँ, यस, इसका मूवमेंट कितना होता है? 4 मिलीमीटर प्रति मिनट होता है। फिर हमने इसकी संरचना देखी थी अपन ने। 4 भाग होते भाई, कौन कौन 4 भाग होते? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। फिर से बोलो कौन सा? टेल, क्लियर। हाँ, हेड जो होता, बताओ हेड में क्या खासियत थी? 2 चीजें थी, एक केंद्रक। अच्छा, केंद्रक किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए और प्रोटीन, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ है कि नहीं है केंद्रक, बिल्कुल। अच्छा, और एक्रोसोम क्या, बताइए क्या करता है एक्रोसोम? अंडे झिल्ली को भेदता है पागल, उसको तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ता है। अंडे की जो झिल्ली होती है उसको तोड़ देता है। और क्या कर, इसका निर्माण कैसे होता है एक्रोसोम का? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है इसका निर्माण, ठीक है। फिर दूसरा हमने कौन सा लिया था? दूसरा हमने लिया था नेक। नेक जिसे ग्रीवा कहते हैं, और आप जानते हैं ग्रीवा जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, वो भी 90 डिग्री कोण बनाते हुए। सबसे ऊपर वाला कौन सा कहलाता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जिसे बोलते हैं समीपस्थ केंद्रक कहा जाता है। दूसरा कौन सा होता है? डिस्टल सेंट्रियोल, जिसे हम क्या बोलते हैं? दूरस्थ केंद्रक कहते हैं। तो इसमें से जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो क्या फंक्शन था उसका? अरे अंडे को दे देता था ना वो, अपना सेंट्रियोल क्या करता? अंडे को दे देता है। और वो वाला क्या करता था? एक्सियल फिलामेंट का निर्माण कर देता था, डिस्टल वाला, राइट। ये काम है, आपसे पूछ सकता है एक्सियल फिलामेंट का निर्माण कौन कर रहा है, तो आपको याद रखने कौन सा वाला सेंट्रियोल कर रहा है। फिर हमने क्या देखा? तीसरा देखा था मिडिल पीस। मिडिल पीस में अपन ने क्या देखा था भाई? इसमें भी क्या होते हैं? एक्सियल फिलामेंट होते हैं। और क्या होता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्राणु को गति के लिए जो ऊर्जा देता है वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है, ठीक है। इसी को माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहते हैं, जो रेड रेड संरचना बनाई थी। फिर तीसरा हमने देखा था टेल, देखा था। टेल की खासियत क्या होती थी बताइए? इसमें भी की, इसमें भी होता है एक्सियल फिलामेंट होता है। और क्या होता था टेल में? बस इसमें हमने यही देखा था, इसमें भी ये मोर्टल गतिशील होता, वो आपका स्पर्म ही होता है, खैर वो तो। और हाँ, अपवाद मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सा भाई है जिसके स्पर्म में जो
क्या बोलते हैं आपका टेल नहीं पाया जाता, तो एस के रस में नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो ये हमने देख लिया। और ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखवा था शुक्राणु का योग्यता अर्जन कहाँ पर होता है, तो ये होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, अर्थात मादा जनन पथ के अंदर क्या होता है आपका शुक्राणु का योग्यता अर्जन होता है। क्लियर? अब चलो यहाँ पर ये अपना हो गया, क्या होगा शुक्राणु की संरचना। अब मुझे आपको पढ़ाना है ओवम, ठीक है, संरचना और ओवम के एग के टाइप, अंडों को प्रकार, तो एक लेक्चर में आपका वो हो जाएगा, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। और आपका वो एनिमल तो चल ही रहा साथ में, ठीक है, तो ये वाला उनको शाम वाले में करा देती मैं। चलो चलो यहाँ पर अब मैं, चलो 5 मिनट तुम